हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेस। दोस्तों, आज भूगोल का हमने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जो इसके क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो टॉपिक हमारा पहला है प्रमुख ग्लेशियर, दूसरा है प्रमुख पठार और तीसरा है प्रमुख तटीय भाग। हम तीन टॉपिक आज की वीडियो में कवर करेंगे और इनसे जितने भी क्वेश्चन आए उनको देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताएंगे कैसे कैसे कोई क्वेश्चन आता है, कैसे आप उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग मैप के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ ग्लेशियर दोस्तों। ठीक है, हम पहले देखेंगे हिमनदी हिमरेखा जो ग्लेशियर हैं। तो देखिए, पहला है आपका बालटेरो ग्लेशियर, बालटेरो यहाँ पर है। तो ये दोस्तों है कहाँ पर है, काराकोरम में है। इसकी लंबाई कितनी है, 58 किलोमीटर है। कितनी, 58 किलोमीटर। ठीक, फिर हम आते हैं सियाचिन ग्लेशियर पे। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो कि ये भी काराकोरम में है और इसकी जो लंबाई है वो 76.64 किलोमीटर है। ठीक, फिर आते हैं हम बियाफो। जी हाँ, ये आपका दिया गया है, एक सेकेंड, ये आपका दिया गया है बियाफो, बियाफो ग्लेशियर। इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये भी है काराकोरम में और इसकी जो लंबाई हो 60 किलोमीटर से आपकी। ठीक, 60 किलोमीटर। फिर हम आते हैं नीचे हिस्पोरो, इसका नाम है हिस्पारा ग्लेशियर। दोस्तों ये भी आपका काराकोरम में है और इसकी लंबाई जो है 61 किलोमीटर है। ठीक, अब हम आते हैं नीचे, तो दिया गया है आपका दूसरा वाला, यहाँ पर है गंगोत्री वगैरह सभी दिए गए हैं। तो देखिए पहले हम आते हैं ये भी द्रांग द्रुंग जो हिमानी है, ये हिमानी है दोस्तों, एक सेकेंड, द्रांग द्रुंग ये हिमानी है। ये भी आपको उनका काराकोरम के ही पास में पड़ती है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे नीचे थोड़ा आते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है गंगोत्री। ये गंगोत्री जो है ये उत्तराखंड में है दोस्तों। इसकी जो लंबाई है 26 किलोमीटर है। फिर आपका यमुनोत्री ग्लेशियर जो दिया गया है नीचे, ये जो है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड के ही पास में पड़ता है। तो ये भी आपका कहाँ है, इसकी भी लंबाई शायद 26 से 27 के आसपास में आती है। ठीक, फिर हम आते हैं मिलाम ग्लेशियर, आया है ये आपका मिलाम ग्लेशियर। फिर इसके नीचे है पिंडारी ग्लेशियर और इसके बाद फिर आपका है सतोपंथ ग्लेशियर्स और जेमू कसली। बहुत सारे ग्लेशियर हैं जो महत्वपूर्ण थे, मैंने बता दिया आपको। तो दोस्तों दियामिर जो मैंने आपको बताया था जस्ट अभी, दियामिर ग्लेशियर जो है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये जो ग्लेशियर आपका दिया गया है, इसमें क्या है कि देखो जम्मू कश्मीर की बात थी, उसमें जम्मू अलग कश्मीर अलग, अब उसी में हो गया। तो इधर दोस्तों कश्मीर में आता है आपका दियामिर ग्लेशियर। अभी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन था कि दियामिर ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो आपका कश्मीर में स्थित है। अब मैं कुछ ग्लेशियर के नाम बता दे रहा हूँ, उनको आप नोट कर लीजिए। सियाचिन, बियाफो, पहले लिख लिए काराकोरम पे, काराकोरम पे कुछ जो हैं सियाचिन, बियाफो, हिस्पारा, बाल्टोरो और चोगोलुंगमा, खोर्दोजीन, ये हैं आपके काराकोरम में। कश्मीर में दो हैं दोस्तों आपके, दो नहीं चार हैं आपके। एक है आपका रीमो, फिर एक पुरमाह, तीसरा है रूपल और चौथा दियामीर है। नेपाल में आपका जेमू है और काराकोरम में आपका ससाइनी है। अब हम टॉपिक के जो कितने क्वेश्चन उनमें देखते हैं उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है, तो वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सबसे बड़ा है। फिर देखिए इसकी लंबाई कितनी है, मैंने बताया था 76.64 मतलब 76.64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर देखिए दिया गया है, निम्न में से कौन विशालतम हिमनद है, सबसे ज़्यादा बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो है आपका गंगोत्री। कौन सा है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर जो दिया गया है, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में दिया गया है सियाचिन, तो आप लगाएंगे सियाचिन। अगर ये सियाचिन ना होता तो आप लगाते आप गंगोत्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर अभी तो फिलहाल डी सही है, आप डी पे ही लगाएंगे। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले आपका था ससायनी, ठीक, जो काराकोरम में है 17.85 किलोमीटर है। फिर गंगोत्री है आपका 26 किलोमीटर, फिर उत्तराखंड पड़ता है। जेमू जो है आपका वो है आपका 25 किलोमीटर और सियाचिन जो है वो 76 किलोमीटर है। तो सियाचिन सबसे बड़ा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिया गया है चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो वो आपका दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। फिर देखिए
मैंने अभी बताया तो था शायद। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति बताई, गति क्या है? सबसे कम है, सबसे अधिक है, या विश्व के अन्य भागों के हिमनदों के समान है? तो सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सब आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, गंगा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इसका विस्तार कम होकर लगभग पिछले 50 वर्षों की तुलना में बिल्कुल आधा सा हो गया है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं परिक्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? तो वो है आपका मिलाम। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब होगा। मिलाम जो है दोस्तों उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद है, और यहीं पर से क्या होती है, शारदा नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं काली गंगा, का उद्गम यहीं से होता है। शारदा नदी का उद्गम यहीं से होता है। अब हम आते हैं थोड़ा पठार के बारे में दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए भारत के कुछ प्रमुख पठार दिए गए यहाँ पर, तो देखिए पठार जो दिए गए हैं इनको थोड़ा देख लेते हैं। पहला दिया गया है आपका मालवा का पठार। ठीक, सबसे ऊपर, पहले इसके बारे में थोड़ा देखते हैं हम लोग। ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ है और इसकी चीज़ें क्या हैं। दोस्तों ये पठार झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, इन्हीं सब जिलों में है। और इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 87,239 वर्ग क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक, इस पठार में काफ़ी चीज़ें हैं। इसमें इसके पश्चिम भाग पर पाट भूमि है एक, और जिसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। और तो ये सब चीज़ें इसके बारे में हैं। और साथ साथ दोस्तों इसमें एक फैक्ट ये भी दिया गया था कि इसके उत्तर से पूर्व की तरफ चंबल, सिंध, बेतवा तथा के नदियाँ बहती हैं। अब हम आते हैं मालवा का पठार। ये मालवा का पठार दिया गया है। ये 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर इसकी चौड़ाई के साथ 15,000 से मतलब कि लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी उत्तरी सीमा जो है अरावली एवं दक्षिणी सीमा बिंद श्रेणी के आसपास बुंदेल का पठार जो है वहीं पर स्थित है। अब हम आते हैं थोड़ा, यहाँ पर एक दूसरा पठार दिया गया है दक्कन का पठार, जो बहुत पूछा गया, वही बता दे रहा हूँ मैं आपको। दक्कन का पठार ये त्रिभुजाकार आकृति का दोस्तों है, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, और यहाँ पर कैमूर श्रृंखला भी है, दक्कन ट्रैप भी है, और यहीं पर अधिकतम काली मिट्टी भी पाई जाती है दोस्तों। अरावली की पहाड़ियाँ भी यहीं से पड़ती हैं आसपास। फिर देखिए नेक्स्ट, अब इसके बाद आ गया मेघालय का पठार, इधर दिया गया है। यहीं पर दोस्तों गारो, खासी, जयंतिया जो हैं की जनजाति पाई जाती हैं दोस्तों, और ये भी लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये इनके बारे में हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ था? तो वो हुआ था आपका क्रिटेशियस युग में। कब? क्रिटेशियस युग में हुआ था। इसके बाद देखिए, हाँ इसकी बात देखिए, इसमें फैक्ट क्या दिया गया है। अब इसमें एक ऑप्शन दिया गया है इसका ऐसे ही हो गया। अब इसकी हम तो जान लेते हैं हम लोग। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन जो हैं यहाँ पर कोयले का निर्माण हुआ। जबकि क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, इसमें अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के समय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण था लगभग 146 मिलियन वर्ष पूर्व था। 146 मिलियन वर्ष पूर्व था। फिर देखिए मेघालय का पठार है, तो किसका खंड है ये? प्रायद्वीपीय खंड का प्रभाग है। ठीक, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। यहीं एक मालदा गैप द्वारा ये किससे अलग होता है? मालदा एक गैप है, उसी द्वारा ये उससे अलग होता है। फिर देखिए भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। किससे हुए हैं? तो वो है पैलियोजोइक महाकल्प में। कब हुए हैं? पैलियोजोइक महाकल्प में ये से संबंधित है दोस्तों। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना पठार जिला धनबाद क्यों है? जो छोटा नागपुर का पठार जो है सबसे अधिक घना पठार जो जिला धनबाद है वो क्यों है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ पर खनन उद्योग ज़्यादा हैं, विकास तथा औद्योगिकरण सभी चीज़ें अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। धनबाद जो है दोस्तों कोयला खनन औद्योगिक संस्थान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है।
धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा सभी वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, छोटा नागपुर पठार क्या है? तो ये एक अग्रगंभीर है। ऑप्शन नंबर जो है ए वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह IAS का क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। A, B, C ये 4 ऑप्शन पॉइंट दिए गए हैं। ये आपका A है, B है, C है, D है। इनको बताना है कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो देखिए पहले हम देखते हैं A को। ठीक, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों नर्मदा नदी की ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। ठीक है, आपका ये आपका जो हो गया सही हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान ये सब नहीं है, छोड़िए इसको। फिर अब आते हैं बी में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर है आपका छोटा नागपुर पठार। इसमें क्या दिया गया है? इसमें आपका छोटा नागपुर पठार रिफ्ट घाटी क्षेत्र, वर्षा क्षेत्र दिया गया है। तो ये भी आपका सही जो है नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में आपका सी में आपका दिया गया है ये रिफ्ट घाटी छत्तीसगढ़, ये आपका, ये भी आपका नहीं है। तो मतलब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको कायदे से। ए पे आपका क्या है? नर्मदा नदी घाटी है। ठीक है, इसके बाद दूसरे वाले में दिया गया है जो ए दिया गया है, यहाँ पर आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। तो ठीक है, इसको मान लेते हैं। बी में आपका नागपुर पठार, ये भी मान लेते हैं। सी में जो है आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का जो मैदान है वो तो आपका सही होगा। ठीक है, सी में जो यहाँ पर नागपुर का पठार पड़ता है, यहाँ पर कोई दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है छोटा नागपुर पठार, तो यहाँ पर ये सही है। ठीक है, इसमें सिर्फ देखिए रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ठीक है, ये भी आपका सही है। पहले पे बात समझना इस तरह आपको। इसमें क्या है देखिए, पहला हो गया आपका रिफ्ट घाटी क्षेत्र, ये मिल गया। बी में क्या मिल गया आपको? बी में आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो ये भी मिल गया। ठीक, सी में आपका मिल गया नागपुर पठार, ये मिल गया आपका। ठीक, और डी में जो है आपका पश्चिमी घाट के पूर्व में छाया क्षेत्र है, तो ये मिल गया। बाकी सब में मिल सब रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक सीरियल से नहीं मिल रहा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। मैपिंग आपको देखिए, जो भी बंदा है जब अगर सिविल सर्विस देता है तो उसको मैपिंग लगभग 10 सेकेंड में भारत का मैप उसको बनाना आना चाहिए, और हर चीज़ कहाँ लोकेट करनी है वो उसको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो वो है आपका मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो सीमा है दोस्तों, अरावली एवं उत्तरी सीमा अरावली पे और दक्षिणी सीमा जो है विंध्य श्रेणी से मिलती है। पूर्वी सीमा बुंदेलखंड से निर्धारित हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसे ही सीमा बनी हुई है। फिर देखिए दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। इसमें टिक भी लगा था तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो वो है आपका मध्यवर्ती भाग। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अब हम आते हैं भारत के तटीय जो भाग है रेखा वाले, उनको देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कुछ राज्य दिए गए हैं। भारत दोस्तों 3 ओर से समुद्र से घिरा है। भारत के तट रेखा की जो लंबाई है वो आपको पता है 7516.6 किलोमीटर है। ठीक, भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और सहित कई सारी भूमियों से और द्वीपों से घिरा हुआ है। अब सबसे बड़ी बात आती है तट रेखा वाली। तो भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं। अब कौन कौन से देखते हैं उसको। पहला आपका दोस्तों हो गया गुजरात। ठीक, इसकी लंबाई क्या है? 1214.70 किलोमीटर है। ठीक, इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये है आपका, चलिए महाराष्ट्र में हम लोग आ गए, एक सेकेंड इसको लेते हैं, ये आ गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र की जो लंबाई है वो 652.6 किलोमीटर है। फिर हम आते हैं गोवा में। ठीक, गोवा की है 101 किलोमीटर। ठीक, फिर आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की जो है 280 किलोमीटर है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर आगे आ गया आपका केरल। इसकी है केरल और कर्नाटक दोनों हैं पर। तो केरल क्या हो गया? केरल की जो है वो आपकी 569 यानी 569 पॉइंट कुछ है, कंफर्म नहीं पता मुझको। फिर देखिए
तमिलनाडु आता है नीचे, फिर आपका आ गया केरल आ गया, तमिलनाडु आ गया। केरल की तो आपको पता चली, तमिलनाडु की है 906.9, क्योंकि लास्ट में भी 9 और स्टार्टिंग में भी 9 था, इसलिए याद है। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो है वो 973.7 किलोमीटर है। फिर हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा दोस्तों, ये है आपका उड़ीसा जो पड़ता है। उड़ीसा की जो लंबाई है वो 476.4 किलोमीटर है। और इसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल, सबसे ऊपर ये दिया गया है, जो कि 157.50 के आसपास ये लंबा है। तो भारत के तटरेखा पर 4 संघाधित प्रदेश भी दोस्तों हैं। पहला है आपका दमन द्वीप है। इसके बाद है आपका लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, ये सभी दोस्तों स्थित हैं। और सबसे ज़्यादा बात ये है इम्पॉर्टेंट, भारत में गुजरात राज्य की जो तटरेखा है सबसे लंबी है। और सबसे छोटी जो है, देखिए पहले आप गुजरात कितना लंबा है, छोटी सबसे ज़्यादा कर्नाटक की है। ठीक, फिर देखिए अब आते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका चेन्नई तट। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। फिर दिया गया है भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, वो है कितना है दोस्तों? तो वो है आपका तट से 12 समुद्री मील तक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों किसी भी देश के प्रादेशिक, व्हाट हैपेंड, मेरा गला खराब हो रहा है क्या? किसी भी प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहते हैं। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो समांतर 2 समुद्री या 12 समुद्री मील तक होती है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 7516.6, 7516.6, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन है? इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आपका इसमें इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मानते हैं उसमें दिया था 800, तो भी गलत था आपका था, इसमें कोई भी ऑप्शन सही है ही नहीं है। फिर देखिए भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, ये भी आपका गलत है। ठीक, तटरेखा की लंबाई कितनी है? वही 7516 किलोमीटर है इसे, तो 7516 ये भी आपका गलत है। फिर देखिए भारत के किस राज्य की समुद्र तट की सीमा सबसे अधिक लंबी है? तो वह है आप गुजरात की है, गुजरात की हो गई। अब मैंने आपको बताया था कितनी है, तो 1214 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, भारत में कितने तटरेखा से लगे राज्य हैं? तो वो है 9, मैंने बता दिया आपको कौन कौन से हैं, आपको मैप भी दिखा दिया था। फिर क्वेश्चन दिया गया, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका था? तो वो था आपका हिंद महासागर का। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। हिंद महासागर को रत्नाकर से संबोधित किया जाता है, मतलब ज्वेल ऑफ माइन से। ठीक है, ज्वेल ऑफ माइन से। फिर दिया गया है आपका लास्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है तो किससे होता है? तो वो होता है आपका लहरों से, लहरों से। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों, बहुत सारी क्रियाकलापें होती हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप हो सकता है आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं, हो सकता है आप फेसबुक पर देख रहे हों, जहाँ भी आप देख रहे हों, क्योंकि मेरा दोनों जगह पर चलता है दोस्तों, इसीलिए आप वहाँ पर लाइक कीजिएगा और जो भी आपको और चीज़ें बताइएगा। और साथ साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और इसका PDF अगर चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है KCS क्लासेज नाम से, तो वहाँ से आप जो उसमें जाइए, तो उसमें ज्वाइन हो जाइए और आपको सारी चीज़ें जितनी हो रही हैं इस समय, कोरोना वायरस की अपडेट्स, डेली मोटिवेशन और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।